नमस्कार, ई न्यूज 79 में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा आजाद आपके साथ। विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है। आचार संहिता लग चुकी है। इसके साथ ही पार्टियों ने अपनी अपनी कवायदें शुरू कर दी हैं। कपासर विधानसभा, यहां पर इस बार मेवाड़ में पहली बार एक ऐसा इतिहास होने वाला है जहां पर त्रिकोणमिति समीकरण देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इस बार कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से एक ऐसे युवा ने कमर कसी है जो कि शिक्षा जगत में पूरे राजस्थान के साथ साथ में इन्होंने पूरे भारत में अपनी छवि छोड़ी है। जानते हैं कि इन्होंने सीधा शिक्षा जगत से राजनीति में क्यों कदम रखा और राजनीति में कदम रखने के साथ साथ में इन्होंने तीसरा मोर्चे का साथ क्यों थामा। आइए मिलाते हैं ऐसी शख्सियत जो कि हमारे साथ में आज पहली बार हमारे साथ इस हमारे स्टूडियो में आए हैं। सर, हमारे स्टूडियो में दावेदारों का दंगल किसका होगा मंगल कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबसे पहले तो अपना परिचय हमारे जो दर्शक है उनको दीजिए। सबसे पहले मैं जो शोभालाल जी जाट साहब और ई न्यूज 79 का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरा नाम इंजीनियर राहुल मेघवाल है, मैं अध्यक्ष हूँ ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग संस्थान का। और वाकई में मुझे जब लगा कि वाकई में जब शिक्षा का इस तरह से व्यापारीकरण होना और उसके बाद छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद गांव से निकलकर बच्चे के बड़े सपने देखना उसके पूरे नहीं होना, उसके बाद अब मुझे लगा कि वाकई में आज आरएलपी को ज्वाइन कर वहां जो जहां से मुझे मौका मिलता है वहां मैं उनकी सेवा के लिए मैं हाजिर रहूंगा। सर, शिक्षा जगत में आपने एक पूरे राजस्थान के साथ साथ में भारत में अपनी छवि बना दी है और निःशुल्क शिक्षा का आपने एक परचम जो राजस्थान में फहराया है। तो सर, ऐसा क्या कारण रहा कि आपको राजनीति का दामन थामना पड़ा? सबसे पहले शोभाला जी सर, मैं बताऊं आपको कि राजस्थान में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, गरीब तबके के हैं। वो बच्चा कमाई करके प्राइवेट कोचिंग करता है, कहीं पढ़ाई करता है, ये सोच कर इस डेट को मेरा एग्जाम होगा, और जब उसके डेट एग्जाम डिक्लेयर होती है उसके कुछ समय पहले वापस डेट चेंज हो जाती है, तो कहीं के उसके आंखों के सपनों पर पानी फिरता है। और ये पानी एक अकेले बच्चे के नहीं, मजदूर वर्ग के, गरीब किसान वर्ग के, जो वाकई में आने वाले टाइम में वो सपना तो देखता है लेकिन सपने सपना क्यों हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं फ्री कोचिंग करवा रहा था लास्ट टाइम से और मुझे इस राजनीति में आना नहीं था, लेकिन फ्री कोचिंग करवाने के बाद हमने पढ़ाया और बार बार एग्जाम पोस्टपोन होना, पेपर आउट होना, इस तरह से लगा जब तक विधानसभा में कोई अपना बंदा बात नहीं उठाएगा तो ये गरीब तबके के किसानों के बच्चे सिर्फ सपने सपने देखेंगे, आने वाले टाइम में अपनी सरकारी सेवा का जो सपना है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। सर, हमारे दर्शकों के और मेरे मन में भी एक सवाल आया है कि कहीं न कहीं आपने जो निःशुल्क शिक्षा का एक आयाम स्थापित किया था, क्या आपका पूर्व में भी ये प्लान था कि मुझे भविष्य में 8-10 साल बाद में मैं राजनीति में जाऊंगा, जिसके लिए अपना एक ये आपने परचम खड़ा कर दिया है, एक बच्चों का सहारा लिया आपने? मैं आपको बता दूं शोभालाल जी सर, ऐसा कभी मन में नहीं था कि इसके सहारे, निःशुल्क शिक्षा के सहारे हम राजनीति में आए। लेकिन होता क्या है कि जब इंसान के पास अपने आप साथ में घटता है, जैसे मैं लास्ट टाइम बताऊं 6 साल से हम फ्री कोचिंग चला रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि जब 6 साल में लगभग 12 से 13 बार हमारा कोचिंग अलग अलग जगह से खाली करवा दिया गया। अब वो क्या कारण रहे वो हम जानते हैं, क्योंकि हम जब फ्री एजुकेशन दे रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कहीं के किसी किसी को प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन मैं चाहूंगा, मैंने बहुत सारे अच्छे स्थानीय लोगों से मैंने बात की, नेताओं से बात की, मैंने कहा जब निःशुल्क शिक्षा देना प्रावधान है संविधान के अंदर और हम भी वही काम कर रहे हैं, हमारा सपोर्ट कीजिए, हमें कोई नहीं। लेकिन कोई भी नेता आ गया कि कभी नहीं कहा कि नहीं ये बच्चों के लिए काम, क्योंकि इसमें राजनीति उनको नहीं दिख रही थी। और मैं ये यकीन कर सकता हूँ, फिर मुझे लगा कि जब बच्चों के लिए लड़ना है, बच्चों के लिए करना है, तो कोई भी संसाधन हम यूज करें और बच्चों के लिए जिंदा रहेंगे और बच्चों के लिए काम करके दिखाएंगे। सर, इस राजनीतिक कैरियर आपका शुरू कर रहे हैं, क्या इसके साथ साथ में आपका निःशुल्क कोचिंग सेंटर शुरू रहेगा या फिर इसको आप बंद कर देंगे? मैं आपको बता दूं शोभाला जी, सबसे बड़ी बात, निःशुल्क कोचिंग संस्थान हमारा भविष्य है और इसी छवि से आज यदि कोई जहां की जनता मुझे आशीर्वाद देती है, निःशुल्क कोचिंग संस्थान चाहे राजनीति में जीते या हारे उसे मायने नहीं रखता है, लेकिन हमेशा निःशुल्क कोचिंग संस्थान भविष्य, क्योंकि सिर्फ अभी उदयपुर के बच्चे पढ़ पा रहे हैं, आसपास के बच्चे पढ़ पा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए वहां की जनता यदि हमें आशीर्वाद देती है तो हो सकता है इसको, इस मुहिम को पूरे राजस्थान तक फैलाएंगे और गरीब के घर में दीपक की रोशनी जलाएंगे शिक्षा रूपी। चलिए सर, आपने कारण भी बता दिया था, लेकिन अब हमारे मन में एक ही सवाल आ रहा है कि आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो कि तीसरा मोर्चा है राजस्थान में, आपने इस तीसरी पार्टी का दामन क्यों थामा है? आपके पास में कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी का भी तो दामन थामने का ऑप्शन था। बिल्कुल शोभालाल जी, सबसे बड़ी बात आती है कि हमने कांग्रेस और बीजेपी के साथ क्यों नहीं लिया। उसका एक सबसे बड़ा ये कारण है कि लास्ट कितने सालों से मैं कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को देख रहा हूं। नो डाउट वो अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शिक्षा सबसे बड़ा काम है। आप किसी को रोटी मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे कपड़े मत दो, लेकिन उसको अच्छी शिक्षा दे दो, हो सकता है वो भारत के भविष्य का निर्माण कर सकता है।
रही बात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आने का, मुझे पता है कि जिस तरह से मैंने इस बार आरएलपी से मैंने कपासन विधानसभा क्षेत्र से मेरी दावेदारी की है, और मुझे ऐसा लगता है इससे पहले वहां कांग्रेस सरकार भी रही, बीजेपी सरकार भी रही, और न जाने कितने लोग वहां पर विधायक के रूप में रहे। लेकिन स्थानीय बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं शोभा जी सर कि वाकई में दोनों पार्टी पूरा नहीं कर पाई, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हनुमान बेनीवाल जी जो सुप्रीमो है आरएलपी के, यदि वाकई में यहाँ से जनता हमें आशीर्वाद देती है और हम वहां तक बात पहुंचाते हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है वो सारी समस्या जो गांव की है, चाहे वो पानी को लेकर है, चाहे वो शिक्षा को लेकर है, चाहे वो रोजगार को लेकर है, वो सारी समस्या हमारे सुप्रीमो 100% सोल्व करेंगे, और हम हमारी पूरे विधानसभा की बात पूरे विधानसभा में रखेंगे और विधानसभा में अपने बात को रखकर वहां का सोल्यूशन करवाएंगे। सर चलिए, आपने ये भी बता दिया कि आपने दामन क्यों थामा। मैं सीधा सा सवाल करना चाहूंगा, आपने कपासन ही क्यों चुना? आपने चलिए शिक्षा जगत से राजनीति का सफर बता दिया, राजनीति में भी आपने कांग्रेस बीजेपी का दोनों का दामन थाम के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामा है, जिसे आरएलपी का शॉर्ट नाम है, और उसके बाद भी आप एक कपासन का चॉइस करना आपका क्या कारण रहा है? सबसे बड़ा मुख्य कारण रहा है कि अब तक मैं 6 सालों से मैंने जितने बच्चे पढ़ाए, मोस्टली लोग कपासन के आसपास से हमारे पास आते हैं, क्योंकि ट्रेन की सुविधा है, बच्चा आता है। लेकिन वहां मैंने देखा आज भी गांव के अंदर शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर इतना बड़ा बोलबाला नहीं है। जब बच्चों ने कहा सर वाकई में जिस तरीके से आप अपनी बात को रखते हैं क्लास के माध्यम से, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे वहां पर आप जैसे इंसान की जरूरत है बदलाव को लेकर, और तब फिर मुझे लगा कपासन विधानसभा जो है वहां की जनता यदि प्यार देती है, समर्थन देती है, तो मुख्य रूप से वहां का जो मुख्य बिंदु है, वहां की जो प्रॉब्लम्स है, समस्या है, उनको कैसे अपन सोल्व आउट करके वहां की जनता को आगे बढ़ा पाए अपन। शायद कपासन को चुनना आपका क्या रिजर्वेशन रहा है? सबसे बड़ी बात देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का सबसे बड़ा सपना था कि वोट हमारा अधिकार है। एक मैं मान सकता हूं कि ये कहीं न कहीं ये मानता हूं कि रिजर्व सीट से मुझे मेरा मन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे ज्यादा मन है कि वहां की जनता क्यों ना उस जनता के लिए हम अच्छा करें, क्योंकि वो एक ऐसा गांव है, थोड़ा इंटरनली बहुत सारे गांव आज वहां पर भी जहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम रोडों को लेकर है, पानी को लेकर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद दूसरी विधानसभा से बेटर मैं यहाँ काम करके दिखाऊं तो वहां की जनता आगे बढ़ पाएगी। चलिए सर, आपने कपासन चुनने का कारण भी बता दिया। आप सीधा सा मुझे ये बताइए कि आपकी नजर में कपासन के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनकी वजह से आपने अपनी दावेदारी बड़ी प्रबलता से रखी है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के माध्यम से आप उन समस्याओं का समाधान भी कर पाएंगे? मुख्य तौर पे आपका क्या कहना है? सबसे बड़ी बताऊं, मैं ई न्यूज 79 के माध्यम से जितने भी कपासन विधानसभा के दर्शकों को कहना चाहूंगा कि वाकई में समस्याओं की बात करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी ऐसी समस्या को आप गिना सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन मुख्य रूप से जिस तरह से कहा गया है कि भारत के अंदर किसान, और किसान जिस दिन डोलता है सिंहासन डोलता है, और किसानों के लिए सबसे बड़ी बात होती है यदि खेती कोई कर पाएगा तो पानी को लेकर वहां जो आप समझ सकते हैं कि वहां पर बनास नदी का जो पानी है, आज भी यदि मैं बात करूं कपासन की, भोपाल सागर की और इंदौली की, वहां के अभी तक लोगों ने वहां तक पानी नहीं आ पाया। तो ऐसा क्या कारण रहा कि नहीं आ पाया? चाहते थे कि इससे पहले पूर्व विधायक चाहते तो उसका सॉल्यूशन कर सकते थे। यदि मैं बात करूं युवाओं का, क्योंकि युवाओं का उल्टा करे तो वायु बनती है, और वायु जिस दिशा में चलती है अच्छे अच्छे आंधी तूफान खड़ा कर देती है। मैं चाहूंगा कि युवाओं के लिए यदि बात करें, युवाओं को सबसे बड़ी जरूरत है वो रोजगार की, शिक्षा की। यदि मैं शिक्षा की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस तरीके से हम निःशुल्क शिक्षा में एक अनूठा उदाहरण हमने पेश किया है, हम चाहते हैं यदि कपासन की जनता आशीर्वाद देती है तो हम वहां पर शिक्षा की नगरी हम उस कपासन को बना देंगे, जिससे युवा जो बेरोजगार है, आज 8वीं पढ़ के किसी मजबूरी से वो पढ़ाई छोड़ दी है, कहीं के छोटे मोटे काम कर रहा है, 10वीं पढ़ के छोड़ दी, उसको वोकेशनल ट्रेनिंग करवाकर औद्योगिक क्षेत्र में ऐसी ऐसी योजनाओं के माध्यम से वहां फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, एमएनसीज लाएंगे जहां के स्थानीय रोजगार बन पाए और वहां के युवा आगे आ पाए, और कभी ये नहीं कहें कि हम गरीब है और गरीबी मर जाएंगे। वहां के लोगों को वाकई में सपोर्ट करेंगे और मिलजुल कर जनता के लिए बहुत अच्छा करेंगे। रही बात बालिका शिक्षा को लेकर, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल में आपको दे सकता हूं। आज भी कपासन में ऐसी जगह है जहां पर बालिका शिक्षा को लेकर बोलबाला नहीं है। रही बात कहें 8वीं पास होना, स्कूल का दूर होना, 10वीं पास होना, 12वीं पास, स्थानीय 12वीं पास कर भी ली तो उसको कॉलेज इतना दूर है, तो मैं चाहूंगा कि कपासन क्षेत्र में इस तरह से कॉलेज, जो गर्ल्स कॉलेज को लेकर, बॉयज कॉलेज को लेकर, आईटीआई कॉलेज को लेकर, ऐसे बहुत सारे एडवांस, जैसे मैं आपको रेडियोग्राफी को लेकर मैं बात करूं, मेडिकल कॉलेज को लेकर, ऐसे कुछ ऐसी चीजें हम कर सकते हैं जिससे आने वाले टाइम में वहां के जो गरीब तबके की जनता है, किसान वर्ग की जनता है, अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ा पाए, बालिकाओं को शिक्षा दे पाए, क्योंकि हर बच्चे के पेरेंट्स ये नहीं चाहते हैं कि मेरा बच्चा कहीं बाहर जाके शिक्षा ले, और स्पेशल गर्ल्स के लिए यदि स्थानीय ऐसी कुछ चीजें होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां की लड़की पढ़ेगी, और जब बेटी पढ़ती है तो दो घर का नाम रोशन करती है, ऐसी मेरी मनता है।
सर, जैसा कि आपका सीधा सीधा सा, क्योंकि आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं, तो आपने शिक्षा जगत को लेकर जिस तरह से इन युवाओं के लिए और किसान वर्ग की या जो इसे भी गरीब वर्ग के जो हमारे काफी कपासन विधानसभा में जो परिवार हैं, उनके जो बच्चे पढ़ने के लिए आपने पूरी जो विवरण बताया था कि किस तरह से उनको पढ़ाया जा सकता है, किस तरह से उनको रोजगार दिया जा सकता है, तो उसके लिए भी आपने अपनी कमर कसी है। अन्य अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो ऐसा कौन सा मुद्दा है जो विशेषकर आपके नजर में है और जिसको लेकर आप अपने कपासन में अपनी दावेदारी जताई है कि आपको लगता है कि वो कांग्रेस और बीजेपी अभी तक पूरा नहीं कर पाई? देखिए, वैसे कपासन में बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो अपन इस सोशल मीडिया के और आपके चैनल के माध्यम से गिना सकते हैं दर्शकों को, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यदि इस बार कपासन की जनता आशीर्वाद देती है तो मुझे 5 साल में मैं ये बता सकता हूँ कि 5 साल में ऐसा कोई मुद्दा 5 साल बाद नहीं रहेगा जिसकी वजह से कपासन वाले निवासी ये अपने आप में दुख जाया करे कि किस व्यक्ति को कमान सौंपी है, किस व्यक्ति ने। क्योंकि हम एक शिक्षक आदमी और शिक्षक का रोल होता है कि भारत के भविष्य का निर्माण करना, सच बोलकर भारत के भविष्य को आगे बढ़ाना। और आज कपासन की जनता यदि आशीर्वाद देकर विधानसभा पहुंचाती है तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहेगा। मैं आपको बताऊं, इससे पहले बहुत सारे मुद्दे छोटे मोटे बड़े मिलाकर, लेकिन आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कपासन की जनता को वादा कर सकता हूं, 5 साल आशीर्वाद है आरएलपी के माध्यम से आज जिताएं और उसके बाद विधानसभा भेजें। और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं 5 साल में जो डेवलपमेंट होगा राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में इस बात का डंका होगा कि कहीं कहीं कपासन विधानसभा में जो प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो चुकी है। सर, इसके अलावा आपको इस पूरी कपासन विधानसभा में ऐसे कौन कौन से मुद्दे एक साथ नजर आ रहे हैं जो कि अभी तक कांग्रेस और बीजेपी के विधायक नहीं कर पाए? शोभालाजी जाट साहब, यदि मैं देखूं कपासन विधानसभा में सबसे पहले यदि बात करूं मैं कि भोपाल सागर के अंदर भारत की सबसे पहली शुगर मिल थी, आज वो बंद पड़ी है। यदि वाकई में आप सोचो इसके पूर्व विधायक जिन लोगों ने जनता ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, यदि वो आज स्टार्ट होती तो शायद स्थानीय लोगों को कितना रोजगार मिल पाता, कितने लोग वहां पर रोजी रोटी कमा पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कपासन की जनता प्यार देती है। सबसे पहला विधानसभा में ये मुद्दा उठाकर इसको सुचारू रूप से शुरू करवाऊंगा। आगे आते हैं हम अकोला के क्षेत्र पर, जहां पर रंगई छपाई के लिए बहुत जाना माना क्षेत्र है। वहां पर दाबू प्रिंट के नाम से वाकई में बहुत बड़ा फेमस है, वहां सेंटर स्टार्ट कर दिया लेकिन अब तक सुचारू रूप से स्टार्ट नहीं हो पाया। मुझे ऐसा लगता है कि कपासन की जनता यदि आशीर्वाद देती है तो उसको उस मुद्दे को दाबू प्रिंट को पूरे विश्व तक फैलाएंगे, क्योंकि प्रिंटिंग के मामले में यदि अपन अकोला की बात करें तो उसका जवाब नहीं। आगे बात करते हैं शनि महाराज वाला रोड, आज भी इससे पहले कितने नेता बने लेकिन अब तक उस पर नजर नहीं गई है। मैं विश्वास दिलाता हूं शनि महाराज से कनेक्टिंग रोड वाला यदि जनता यदि आशीर्वाद देती है तो उस रोड का पहला मुख्य बिंदु मानकर उसको करेंगे। आगे आते हैं हम अपन सावरिया सेठ, अपन कहते हैं सावरिया सेठ के माध्यम से पूरा भारत हम गौरवान्वित करते हैं और हमारे ये मेवाड़ का सबसे बड़ा दार्शनिक स्थल है। आज वहां देखिए बाहर से लोग आते हैं, वहां से यदि उत्तर कर दूर तक जाना पड़ता। अब तक इससे पूर्व जितने भी लोग नेता बने हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगा क्यों सावरिया सेठ का मंदिर अब तक रेलवे कनेक्टिंग में नहीं बन पाया, क्यों ऐसा डेवलप नहीं हो पाया। यदि वहां रेलवे कनेक्ट हो पाती शायद कितने दार्शनिक लोग वहां आ पाते। और ये जो सावरिया सेठ का मंदिर मेवाड़ ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक विख्यात मंदिर माना जाता। और यदि मैं बात करूं छोटे मोटे मुझे गांव में, आज भी मैं बताऊं आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी विधानसभा के लोग सुन पा रहे होंगे, आज भी गांव में जाइए आप, गांव में जाने के बाद देखिएगा मूलभूत आवश्यकता भी लोगों की पूरी नहीं हो पा रही है। कहीं आज बिजली नहीं पहुंच पा रही है, कहीं पानी नहीं है, कहीं आज रोड नहीं बन पा रही है। आज ऐसी कच्ची रोड है जब लोग जाते हैं और वापस आते हैं तो उसके बाद ऐसा लगता है कि मजदूरी करके आ रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा है कि पानी ऐसा भर रहा है, कीचड़ ऐसा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कपासन की पूरी जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो इस बार इन सभी मुद्दों पर विधानसभा के माध्यम से वहां सोल्यूशन करवाया जाएगा। ये दावा ही नहीं कर रहा हूं, मैं वादा भी कर रहा हूं। एक शिक्षक आदमी है और शिक्षक के नाते वादा करके उस चीज को निभाना हमारा मुख्य फर्ज है। सर, आप बार बार शिक्षक वाली बात कर रहे हैं, अब तो आप राजनीति में उतर चुके हैं, तो कहीं कहीं आप तो राजनेता बन चुके हैं। तो सर, एक कहीं कपासन विधानसभा नहीं कह सकता हूं मैं, पूरे राजस्थान में एक ग्रामीण स्तर पे आज भी शमशान का मुद्दा जारी है, जहां पर बारिश के समय हमने देखा होगा कि जो हमारे जो अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं ना, कहते हैं अंतिम सत्य, उसके लिए अभी तक कपासन विधानसभा के साथ साथ में कई विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर यह समस्या लगातार है कि शमशान की पूर्ण व्यवस्था नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है, जिसके चलते बारिश के पानी में अंतिम संस्कार के लिए जो अर्थी जारी है। तो इस तरह की समस्याओं के लिए आपका क्या प्रयास रह सकता है? सबसे पहले आपने जैसे कहा कि शिक्षा के लिए, और मैं कहूंगा कि हमारे कपासन के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, हो सकता है कि कुछ करे नहीं करे बच्चे को 2 रुपए की कलम देकर शिक्षा दें। हो सकता है वो 2 रुपए की हो, लेकिन जिस दिन साइन होंगे ना अच्छे अच्छे ट्रांसफर भी होंगे उनके बच्चों के, क्योंकि वो बच्चे अधिकारी बनेंगे। और रही बात जो आपका मुख्य बिंदु जिस पर मैं आना चाह रहा था, शमशान घाट का, एक जिंदगी का अंतिम मोक्ष जो होता है वो ये चाहता है उसके परिवार उसको अच्छी जगह ले जाए और सही तरह से ले जाए। फिर भी बीच में कीचड़ आना और इस तरह से बहुत सारे बारिश के टाइम में खुले जहाँ कहीं कहीं पतड़े भी नहीं लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि इस कपासन की जनता यदि इस तरह से प्यार देती है,
तो जिस समाज का, जिस क्षेत्र का, जहां पर जो भी मांग होगी इस शमशान घाट को लेकर, मुख्य रूप से उस मुख्य धारा में ले पाएंगे और उसका उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कपासन विधानसभा को चुनने का कारण बताया, वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर भी आपने बताया था, साथ ही आपने अपना राजनीतिक कैरियर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के माध्यम से क्यों शुरू किया उसका भी आपने कारण बताया था। मैं अंतिम रूप से आपसे कहना चाहूंगा कि आप कपासन विधानसभा के जो हमारे मतदाता हैं वो आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं, और अगर आपको पार्टी मौका देती है और आपको प्रत्याशी बनाती है तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो यदि हनुमान बेनीवाल जी, हमारे संवाद प्रभारी और जितने भी लोग हैं, यदि मुझे कपासन विधानसभा से प्रत्याशी बनाती है तो मैं मुख्य रूप से जितने भी, ये एक में राहुल नहीं लड़ रहा है चुनाव, उस कपासन का हर एक युवा चुनाव लड़ रहा है, हर एक उस बुजुर्ग वर्ग का वो शक्ति लड़ रही है जिसने वाकई में अब तक गरीबी की जिंदगी जी है, महिला और वो उनकी जो बेटियां जो जिंदगी में अपने सपने देखती है वो लड़ रही है। और मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ा चुनाव कपासन की हर एक जनता लड़ रही है। इस बात को लेके जो अब तक समस्या, हमने वोट हर बार दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा वोट हमें दीजिए, हर बार हम किसी न किसी को देते हैं, लेकिन इस बार एक वोट ऐसा दीजिए जो हमारा डेवलपमेंट के काम आए, वहां का विकास कर पाए। और मैं पूर्ण रूप से कपासन की विधानसभा के जितने भी क्षेत्रवासी हैं, जितने मतदाता, मैं कहना चाहूंगा कि यदि मुझे इस बार मौका देती है, उनके पूरे पूरे जितने भी उन्होंने ख्वाब देखे, सपने देखे, उन पर अमल करेंगे, उन पर कभी निराशा नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कपासन विधानसभा का हर एक युवा, बड़े बुजुर्ग, माता बहनें गर्व करेगी कि इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में अच्छा उम्मीदवार बताया है और इस बार जीतो जो जीतकर विधानसभा में अपनी बात को रख पाए। अंतिम सवाल मेरा एक, मेवाड़ में अभी तक माना जाता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बल्कि किसी तीसरे मोर्चे का अभी तक उद्गम नहीं हुआ है, तो आपको क्या विश्वास है इस बार की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कपासन में जो तीसरे मुद्दे के या तीसरे मोर्चे के रूप में अपना परचम काटने वाली? बिल्कुल भाई साहब, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि अब पहले का जमाना एक अलग था कि लोग बातों में आ जाते थे, बोली वाली जनता थी। अब लोग देखते हैं कि वाकई में शिक्षा की बात कौन कर रहा है, बच्चों को रोजगार कौन दे सकता है, यहाँ पर वाकई में फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र कौन ला सकता है, जो चीजें तो हो चुकी है उसमें डेवलपमेंट कौन करा सकता है। तो कहीं कहीं सब लोगों ने सबको मौका देकर देखा, कांग्रेस को भी देगा, बीजेपी को देखा, लेकिन उनको लगता है कि अब जनता तीसरे मोर्चे में आएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है मेवाड़ से 2 से 3 सीटें यहाँ से हम जीत के जाएंगे। और हनुमान बेनीवाल जी जो सुप्रीमो है, जिनका सड़क से संसद तक जो उनका संघर्ष है, आज भी हनुमान बेनीवाल जी रात को 2 बजे 3 बजे मीटिंगें करते हैं, वो खुद के लिए नहीं करते हैं, वो जनता के लिए करते हैं। वो एक आवाम है, वो एक आवाज है इस भारत देश के लिए, जो आने वाले टाइम में संसद में गुजेगी तो गरीब तबके के लोग, किसान वर्ग के, मजदूरों के लोग और शोषित वर्ग के लोगों के साथ गलत नहीं होगा। सर एक अंतिम और सवाल, लगातार आपसे बात करने पर सवाल से सवाल निकलते जा रहे हैं। कुछ समय पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो उदयपुर आए थे छात्र संघ चुनाव को लेकर, जिस तरह से उनका छात्रों का उनका भी ये संघर्ष रहा था, तो ये छात्र संघ चुनाव नहीं होना आपकी नजर में क्या है? सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि मुझे इस बात का बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि जब राजनीति राजस्थान के अंदर हो रही है, हर इंसान अपनी अपनी दावेदारी कर रहा है, तो युवाओं को आगे क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। और मैं कहूँ कि एक अच्छा लीडर वही बन सकता है जो छात्र राजनीति से आता है, जिसने वाकई में संघर्ष देखा है। मुझे ऐसा लगता है इस बार चुनाव नहीं कराना आज उस सरकार के लिए इतना भारी पड़ेगा, उसके लिए हनुमान बेनीवाल जी ने राजस्थान के हर हेडक्वार्टर पर गए और युवाओं की आवाज उठाई है। इस बार मैं आपको विश्वास दिला दूं कि इस बार युवा यदि चुनाव लड़ते तो उनको पता था कि एक गरीब तबके का, किसान का बेटा चुनाव लड़कर हनुमान बेनीवाल जी से कंधा मिलाकर विधानसभा में डंका बजाता, ये डर था सरकार का, इसलिए उन्होंने इस बार चुनाव नहीं करवाए। और कहीं के युवा समझ रहा है कि वाकई में चुनाव क्यों नहीं है, इसका कहीं के खामियाजा 2023 विधानसभा के चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। तो जिस तरह से हनुमान जी बेनीवाल लगातार कॉलेजों में जा रहे हैं या छात्रों से मिल रहे हैं, अगर छात्र संघ चुनाव आज नहीं हुए, भविष्य में होते हैं, तो क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी छात्र संघ चुनाव में भी अपना दावेदार उतारने के लिए पूर्ण रूप से यदि सुप्रीमो यदि चाहेंगे, क्योंकि सुप्रीमो किसान वर्ग की आवाज है, युवाओं की आवाज है, मजदूरों की आवाज है, उस शोषित वर्ग की आवाज है जो अब तक वहां तक कोई नहीं पहुंचा पाया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीमो साहब चाहेंगे तो चुनाव भी होंगे, कैंडिडेट भी उतरेंगे, जिताएंगे भी, और युवाओं को एक सशक्त भारत, क्योंकि भारत का राष्ट्र का निर्माण युवा कर सकता है और युवाओं का उल्टा करे तो वायु बनती है, और वायु जिस दिशा में चलती है, अच्छे अच्छे आंधी तूफान खड़ा कर देते, युवाओं का दम है। तो युवाओं को नो डाउट राजनीति में आना पड़ेगा और अपना दमखम के साथ बताना पड़ेगा। अब वो समय गया जिस टाइम पे आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे तो भोली भाली जनता वोट कर देती थी। अब युवा चाहता है कि हमें क्या मिला 5 साल, वो हर रिपोर्ट कार्ड देखता है। आज आप जाइए कपासन के विधानसभा के युवाओं से मिलिए, बड़े बुजुर्ग माता बहनों से मिलिए,
निराश है, अपने आप में हताश है कि वाकई में इस बार इससे इस तरह से निराश है कि हम तीसरा विकल्प नहीं आया तो हम कोई बात नहीं, वोट नहीं देंगे, नोटा पर दे देंगे, नहीं देने के मूड में। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कहा है कि इस बार वहां पर मौका देगी और मौका देने के बाद इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार कपासन से जीतेगा, इस बात का मैं विश्वास आपको दिला सकता हूं। चलिए सर, तो कवायदे शुरू हो चुकी है, निर्वाचन आयोग ने भी अपनी आचार संहिता लगा दी है और विधानसभा चुनाव 2023 का भी बिल्कुल बच चुका है, तारीखें आ चुकी हैं, सारा प्रोसेस सामने आ चुका है। तो मैं इस बीच में एक ही सवाल करना चाहूंगा, क्या हनुमान जी बेनीवाल कपासन में अपनी सभा करेंगे? बिल्कुल, हनुमान जी बेनीवाल साहब और हमारे स्थानीय कपासन के जितने भी, क्योंकि आरएलपी के जो कार्यकर्ता है वो हर एक विधायक है अपने आप में, इतना वो दम रखते हैं। और वाकई में आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से घर घर गांव गांव जाकर लोगों का सदस्यता अभियान के साथ में जो प्रक्रिया करी, मैं मानता हूं इस बात को लेकर स्थानीय लोगों के साथ में उन युवाओं ने जो मेहनत की उसके बलबूते पर मैं विश्वास दिला सकता हूं, हनुमान बेनीवाल जी 2 नहीं 3 नहीं 4 सभा करेंगे और चारों सभाओं में आप जो जन सैलाब देखेंगे, हनुमान बेनीवाल जी आवाज है, उस आवाज के बलबूते पर युवा चाहता है कि वो आवाज आने वाले टाइम में विश्व का एक सबसे बड़ी आवाज बने। और नो डाउट सभा में भी आएंगे, कपासन के अंदर दौरे भी करेंगे और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग वो चाहते हैं, कपासन एक ऐसी सीट है जहां पर लोग परेशान हैं, अपने आप में अपने आप को थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हैं, क्यों ना तीसरी इस बार मौका देकर देखे, हर बार दे ही रहे हैं इतने सालों से 15 साल से रिजर्व सीट है, इस बार रिजर्व सीट की देना है तो रिजर्व सीट से ऐसे शिक्षित आदमी को दे जो अपनी भावना को कम से कम वहां लिख पाए, देख पाए, बता पाए, समझा पाए और अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने दे। इसलिए इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहां की जनता भी मुझे आशीर्वाद देगी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी मुझे आशीर्वाद देगी और यहां से जिताकर आने वाले टाइम में जनता का हम पूरा आभार भी करेंगे और वहां की समस्या को खत्म भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम दावेदारों का दंगल किसका होगा मंगल कार्यक्रम में आपने अपनी पूरी बात सुचारू रूप से रखी, साथ ही पूरी सहनशीलता से रखी और आपने कपासन के कई मुद्दों के साथ साथ में आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो कि इस बार कपासन में तीसरे मोर्चे के रूप में उभरने वाली है उसके बारे में भी पूरा बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।